हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, कल हमने इंडियन हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस किया था दोस्तों। 2350 17 BC से 1700 BC तक। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक। दोस्तों आज हम वैदिक काल के बारे में लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। ये दोस्तों मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें लिखे हैं, ताकि जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद 1500 से 600 BC तक वैदिक युग था। इसी काल में वेदों की रचना हुई और इसी कारण से इस युग का नाम वैदिक युग पड़ा। वेद इस युग की जानकारी का प्रमुख स्रोत भी हैं। इस युग के बारे में जानना हो तो आप वेदों से ही जान सकते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वैदिक पाठ है, इसीलिए वैदिक युग के सबसे पहले काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसीलिए सबसे पहले काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रारंभिक वैदिक लोग सप्त सिंधु के क्षेत्र में रहते थे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सप्त सिंधु लिखा है तो इसमें सिंधु नदियाँ थीं, 7 नदियाँ थीं। तो जो इंडस, तो दोस्तों पहली नदी थी सिंधु, इंडस, वितस्ता झेलम। दोस्तों ये पुराना संस्कृत नाम है या आधुनिक नाम है, तो कभी कभी ये भी पूछता है दोस्तों कि झेलम का पुराना संस्कृत नाम क्या था, इस तरह से। तो इसलिए मैंने ये दोस्तों लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। सिंधु, इंडस, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास, सतुआद्री सतलुज, सरस्वती और दोस्तों परसुनानी है दोस्तों, जिसको अभी रावी नदी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये 7 नदियाँ थीं और इसी नदियों के तट पर प्रारंभिक वैदिक काल के लोग रहते थे। वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ किए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि राजा का एक घोड़ा छोड़ देता था और जो फिर वो घोड़ा टहलता था और जो उस घोड़े को रोक ले, वो उसकी जहाँ तक वो घोड़ा पहुँच जाता था वहाँ तक उसकी साम्राज्य सीमा पहुँच जाती थी। और अगर कोई इस घोड़े को पकड़ लिया तो उसको उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा अपना विजयी साबित होने के लिए। और राजसूय यज्ञ क्या था दोस्तों? राजा का प्रभाव अनुष्ठानों या बलिदानों द्वारा बढ़ाया जाता था। ऐसा किसमें है दोस्तों? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में दोस्तों अनुष्ठानों, बलिदानों और यज्ञों के बारे कैसे सिस्टम होता है वो यजुर्वेद में दिया हुआ है। गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में दर्ज किया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की अधिकांश सभ्यताएं सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई थीं। और दोस्तों ये है दोस्तों कि सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्रारंभिक स्रोतों में से एक माना गया है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको अलग कलर से लिखा है, ये किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस वेद में भारतीय संगीत और कला के प्रारंभिक स्रोत के बारे में दिया गया। तो दोस्तों वो है हमारा सामवेद। इसमें जो दोस्तों ये सामन है, इसका होता है दोस्तों धुन। जो सामवेद का पहला वर्ड है, रूट वर्ड सामन, उसका होता है धुन। ऋग्वेद को मानव जाति का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दोस्तों जो हमारा है ओम भूर्भुवः स्वः, वो दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं दोस्तों। इसमें जो 1028 भजन है दोस्तों, उसको सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल पुस्तकों का संग्रह है। यजुर्वेद जिसमें बलि प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है इसे, एक अनुष्ठान पंथ है। ऋग्वेद में गायों को अघन्य कहा गया है। अघन्य दोस्तों न मारा जाने योग्य। आगे हम जानेंगे कि इसको गायों को क्यों कहा गया है ऐसा। महाभारत काव्य जो कि वेद व्यास द्वारा लिखा गया दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में 10,600 छंद, 1028 संस्कृत भजन तथा 10 खंडों में व्यवस्थित है। ऋग्वेद में योग और आध्यात्मिक विषयों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। यजुर्वेद के दोस्तों 2 भाग हैं, कृष्ण काला और शुक्ल सफ़ेद। और दोस्तों मनुस्मृति जो है दोस्तों कानून विषय से संबंधित है। मनुस्मृति को दोस्तों हिंदू धर्म का आचार संहिता भी कहा जाता है कि क्या क्या उसमें कानून है, वो सब है दोस्तों मनुस्मृति में दिया हुआ है। उपनिषद जो है दोस्तों हिंदू दर्शन का स्रोत कहा जाता है और इसका अर्थ होता है दोस्तों पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, ज्ञान सीख पास बैठेंगे तभी ज्ञान सीखेंगे, ऐसा। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति आर्य थे दोस्तों। ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत के आर्यीकरण से जुड़े हैं। प्रथम तमिल व्याकरण अगस्त्यम जो था इन्होंने ही लिखा है। और दोस्तों इनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। ये सब जो भी पॉइंट्स लिखे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनते हैं दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों गार्गी कौन थी दोस्तों? प्राचीन भारतीय दार्शनिक, और यही याज्ञवल्क्य के साथ अपने वाद विवाद के लिए जानी जाती थी। अगली पर्सनालिटी है दोस्तों मैत्रेय, जो भी एक दार्शनिक थी दोस्तों, ये याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी। और दोस्तों कपिला
जो कि एक वैदिक ऋषि और हिंदू दर्शन के सांख्य विद्यालय के संस्थापक थे। ये दोस्तों इन तीनों का घर दोस्तों मतलब गार्गी, मैत्रेय और दोस्तों कपिला, इन तीनों का घर कहाँ था दोस्तों? मिथिला में, जो कि आज बिहार में है, मिथिला। अगला पॉइंट है दोस्तों, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर मंदिर में रामायण और महाभारत के दृश्यों को दिखाया गया है। उसके बाद है पॉइंट दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे और कांसे का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों वैदिक काल में जाति व्यवस्था श्रम के व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी। मतलब दोस्तों कौन सी जाति के लोग ये काम करेंगे, कौन सी जाति के लोग वो काम करेंगे, तो उस हिसाब से जाति व्यवस्था बनाई गई थी दोस्तों। श्रम के व्यावसायिक विभाजन, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जाति व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो श्रम के व्यावसायिक विभाजन के लिए। और दोस्तों जौ, गेहूँ, चावल वैदिक लोग का मुख्य भोजन था। इन लोगों को लोहे और तंबाकू का ज्ञान नहीं था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। इन लोग वैदिक काल के लोगों को लोहे और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः गाय और डेयरी उत्पादों के इर्द गिर्द घूमती थी। यही कारण है कि गायों को अघन्या अर्थात न मारने योग्य बताया गया था। ठीक दोस्तों, तो गाय और डेयरी उत्पादों पर इनका मेन अर्थव्यवस्था था। अगर गाय को ही मार देंगे तो कहाँ से अपना बिजनेस करेंगे, इसलिए गायों को दोस्तों अघन्य बताया गया था। अथर्ववेद में क्या है दोस्तों? जादुई मंत्रों का संग्रह। इसको वेदों की श्रेणी में, मतलब दोस्तों पहले तीन वेद थे, अथर्ववेद को बाद में वेदों की श्रेणी में डाला गया दोस्तों। ये दोस्तों मैंने देखिए बॉक्स बना के लिखा है कि किस वेद में क्या दिया हुआ है। ऋग्वेद में संस्कृत भजन, यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान, सामवेद में संगीत और धुन, और अथर्ववेद में दोस्तों जादुई मंत्रों का संग्रह। और दोस्तों ये जो हमारा सत्यमेव जयते है नेशनल सिंबल, वो दोस्तों किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शुल्वसूत्र। और दोस्तों चिकित्सा के भगवान किसको कहा जाता है दोस्तों? धन्वंतरी। सुश्रुत कौन थे दोस्तों? एक शल्य चिकित्सक थे। चरक जो थे कौन थे दोस्तों? आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे, और चरक को ही दोस्तों भारतीय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जोरवे संस्कृति एक ताम्र पाषाणिक पुरातात्विक संस्कृति थी जो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य के बड़े क्षेत्रों में मौजूद थी। इसका नाम जोरवे टाइप साइट के नाम पे रखा गया है। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, आर्य समाज में मनुष्य के जीवन का विभाजन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 पार्टों में दोस्तों बांटा गया है आर्य समाज में। तो दोस्तों हर पार्ट 100 साल का मनुष्य का जीवन दोस्तों, तो 4 25 साल उसी हिसाब से बांट दिया गया है दोस्तों। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक काल के अंतिम चरण में आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतार थे जो क्रमशः दोस्तों मत्स्य मतलब मछली, कूर्म कछुआ, वराह सुअर, नरसिम्हा मतलब आधा मानव आधा शेर, वामन बौना, परशुराम क्रोधी व्यक्ति, भगवान राम पूर्ण व्यक्ति, भगवान कृष्ण योद्धा, बलराम कल्कि और शक्तिशाली योद्धा। तो दोस्तों ये 10 थे। कभी कभी दोस्तों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु के 10 अवतार में नहीं है, तो हम इनको जानते रहेंगे तो उसमें आराम से हम आंसर टिक कर लेंगे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बलराम, कल्कि। ठीक दोस्तों, कल्कि अवतार जो है दोस्तों वो कलयुग में होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, शांति पर्व महाभारत के 18वें अध्यायों में से 12वां है। इसमें मरते हुए भीष्म और शासक के कर्तव्यों, धर्म और सुशासन का वर्णन किया गया है। अगला एक पॉइंट है दोस्तों कि जयदेव 12वीं सदी के जो थे बहुत बड़े कविकार, उन्होंने गीत गोविंद नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें कृष्ण और गोपियों के बीच में जो भी रासलीलाएँ या जो भी वाद संवाद हुआ उसका वर्णन किया गया है। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि कोल्डी हवा, ये पुरातत्व स्थल दोस्तों इलाहाबाद में स्थित है, यूपी में। इलाहाबाद जो कि प्रयागराज हो गया उसमें वहाँ दोस्तों स्थित है। तो ये दोस्तों मेन पॉइंट थे वैदिक काल का कि वो लोग किस नदी के किनारे रहते थे, उन किस वेद में क्या दिया हुआ है, उन नदियों का पौराणिक नेम क्या है, और दोस्तों क्या कहते हैं किस वेद में क्या क्या कंटेंट है, और ये इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, किस खेती पे ये करते थे, कौन से धातुओं का प्रयोग करते थे। वेदों के अंत में होने फिर उपनिषद आए और भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में जाना। तो ये दोस्तों इन शॉर्ट वैदिक काल हमारा ये लगभग कंप्लीट है एक बोर्ड पे। तो आगे हम कल दोस्तों हम इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे वैदिक काल के बाद दोस्तों, जहाँ तक हमारा 600 BC के बाद दोस्तों हमारा भाई भगवान बुद्ध का शुरू होता है। तो कल हम भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जानेंगे मेन बुद्ध कहाँ पैदा हुए, उनके क्या उपदेश थे, और भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बुद्ध सभा की धर्म संसदें हुई थी कौन कौन सी हुई थी, राजा अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, वो सब जानेंगे हम लोग।
और दोस्तों आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी बताएं कि इसमें ये छूट गया या और भी जान सकते हैं। या दोस्तों और भी आपको वैदिक काल के बारे में जानना हो तो आप हिस्ट्री की अच्छी किताब रेफ़र भी कर सकते हैं। और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें, ताकि मुझे अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे और मुझे इंस्पिरेशन मिले कि हाँ मेरे व्यूअर्स मुझको देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।